धन्यवाद गुरुवर। पहनावे से आप वकील लगते हो, जो भी हो धन्यवाद गुरु। सबसे पहले तो माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भोजापुर गांव के इस शिक्षा रूपी मंदिर में पधारे हुए, मंच में बैठे हुए समस्त मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मेरे सामने बैठे हुए अनुभव की खान, पोतिया पागड़ी वाले मेरे दादा समान, पिता समान, ताऊ समान, सामने बैठी हुई माता शक्ति, युवा शक्ति और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से नमन प्रणाम, राम राम सा क्षमा करें। मैं हमेशा से ही शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोचिंग्स हो, जहाँ भी मेरे को निमंत्रण मिलता है वहाँ मैं पहुँचता हूँ और मेरा पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरे जीवन में जितना मैंने अनुभव हासिल किया है वो आप लोगों के साथ में साझा कर सकूँ। शायद मेरा अनुभव है वो आप किसी बच्चे के, किसी पेरेंट्स के और किसी युवा साथी के काम आए, तो मैं अपने आप को, ये जो जीवन जिया है मैंने 28-29 साल का, वो मैं अपने आप को सफल जीवन समझता हूँ। आज यहाँ आया हूँ तो आपके साथ में बहुत गहरी बातें करके जाऊँगा। कोई भी ऐसी बातें नहीं करूँगा जिससे झूठ मूठ में सच्ची में रोंगटे खड़े होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी। जितनी भी बातें करते रहूँगा एकदम तथ्य के साथ में करके जाऊँगा और बड़ी गहरी बातें करके जाऊँगा। पहली बात तो ये है कि आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं, उसका विषय है एजुकेशन, है शिक्षा। और मैं आपको बता दूं, बड़े अनुभव के साथ में भी, विश्वास के साथ में, आत्मविश्वास के साथ, कि शिक्षा के क्षेत्र में असंभव शब्द कभी हो ही नहीं सकता। यदि आप मेहनत करते हो, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करते हो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हो सकता है 4 प्रयास लग जाए, पर आपको सफलता है वो जरूर मिलती है। तो असंभव शब्द है वो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हो। अब बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बच्चा सफल होता है तो उसकी 3 कड़ी होती है। एक वो खुद, एक जो उसको पढ़ा रहे हैं उसके माता पिता, और तीसरा जिस जगह वो पढ़ा रहे हैं, जिस जगह वो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ा रहे हो गुरुजन। ये 3 कड़ी होती है और इस 3 कड़ी में वो सही रूप से एक दूसरे को, जैसे धागे के अंदर मोती पिरोए होते हैं, वैसे यदि सिस्टमेटिकली चलता है तो बच्चे को इसके अलावा 2 या 3 चीजों को, बात का ध्यान रखना पड़ता है। और यदि ये इन तीनों से मिलके एक चेन, एक श्रृंखला बनाने के बाद में 2-3 बातों को यदि जीवन में ध्यान रख ले तो निश्चित ही तौर पे मैं कहता हूं कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। आज वो 2-3 बातें क्या है, उसी बातों पे आप लोगों के साथ सामने आया हूं और आप लोगों से, बच्चों से और पेरेंट्स से बात करना है। विद्यार्थी जीवन में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसमें पहला पॉइंट होता है आपका गोल, आपका लक्ष्य। और मैं ये जितने भी पॉइंट आपके साथ चर्चा करूंगा उन सभी पॉइंटों को, जो आज हम किसान के तौर पे, मजदूरी के तौर पे काम कर रहे हैं, उन फील्ड के साथ में मिला के, मेल जुल के, चल के और शिक्षा को जोड़ के आज बात करूंगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल, कि हमें लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें बनना क्या है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में करना क्या है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा है वो सरकारी नौकरी लगे, पर यदि आप किसी भी फील्ड में आगे जाओगे, चाहे व्यवसाय के फील्ड में आगे जाओगे, चाहे पॉलिटिक्स में आगे जाओगे, चाहे स्पोर्ट्स में आगे जाओगे, जैसे आप व्यवसाय में जाओ, खेलकूद में जाओ, राजनीति में जाओ, उसमें आजकल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आप लोग महसूस करते हो वो है शिक्षा। ये जब तक शिक्षा आप अच्छे से ग्रहण कर पाते हो तो आप भारतीय नहीं अपितु संसार में कोई सा भी काम है वो आसानी से हासिल कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। ये आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे अनुभव लोगे जीवन में, तब आपको समझ में आएगा। तो गोल क्या है?
गोल ये है कि आप 10th तक तो नॉर्मली पढ़ाई करते हैं, स्कूल आते हो, टीचर पढ़ा देता है, आपको काम दे देता है, होमवर्क घर जाके उसको पढ़ लेते हो और उसके बाद में रिवीजन करते हो, जो चीज़ें समझ नहीं आती है वापस आके टीचर से पूछ ले। 10th तक की नॉर्मल पढ़ाई तो ऐसी होती है। 10th के बाद में असली पड़ाव शुरू होता है कि अब आप कौन से सब्जेक्ट के साथ में आगे बढ़ोगे, किस विषय का चयन करोगे, क्योंकि आपका टारगेट, आपका गोल क्या है। जैसे मेरा गोल था डॉक्टर बनना, किसी बच्चे का जो गोल है टीचर बनना, किसी का IAS बनना, किसी का RS बनना, किसी का अच्छा इंजीनियर बनना, किसी का ये है कि मुझे पॉलिटिक्स फील्ड में जाना है, किसी का ये है मुझे व्यवसाय में जाना है, किसी का ये है मुझे खेलकूद में जाना है। तो वो असली जो टारगेट, जो आपका गोल होता है, लक्ष्य होता है, वो 10th के बाद में डिसाइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कृषि में हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे हम जब फसल की कटाई कर लेते हैं तो अगले सेशन में हमें क्या बोना है। कटाई करते हुए टाइम भी हमारे मन में रहता है कि अभी हम कटाई कर रहे हैं तो अगली बार हम मूंगफली बोएंगे, चना बोएंगे, गेहूं बोएंगे या फिर सरसों बोएंगे या जीरा बोएंगे, ये हमें पता होता है। तो हम कटाई के टाइम हमें ये फिक्स पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, अगली बार हमें किस चीज़ का बीज डालना है, कौन सी फसल लेनी है, वो हमारा गोल फिक्स होता है। जब तक हमारा वो गोल फिक्स नहीं है तब तक हम कैसे बीज बोएंगे और कैसे उस फसल को प्राप्त करेंगे, उसका कैसे उत्पादन कर पाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है गोल। गोल चयन के बाद में सेकंड चीज है, वो सबसे ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, जो मायने रखती है, वो है हार्डवर्क, आपका कठिन परिश्रम। और कठिन परिश्रम देख सकते हो आप अपने घर पे, देख सकते हो आपके दादा को देख सकते हो, पापा को देख सकते हो, ताऊ को देख सकते हो, मम्मी को देख सकते हो। चाहे खेत की बात करें, खेती की बात करें, मजदूरी की बात करो, डेली का काम है कि खेत में काम करना है 6 महीने, सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद खेत में जाना है, खेत का काम करना है। जब तक हमारे दाना हमारे हाथ में नहीं लग जाता है तब तक चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, चाहे बारिश हो, चाहे कितनी धूप पड़े, चाहे कितना ही अकाल पड़े, चाहे कितनी ओले पड़े, फिर भी हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। और उस दाने के लिए कि हमें जैसे ही हमारी फसल कटाई भी होगी, हम दाना है उसको प्राप्त करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे और उससे हमारा घर परिवार चला जाएगा। ये है किसान की मेहनत, ये है किसान का कठिन परिश्रम। वैसे ही विद्यार्थी जीवन में भी क्या होता है कि बच्चा रेगुलर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो स्कूल आएगा, वो स्कूल में कक्षा में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ेगा, उसके बाद में जो चीज़ समझ नहीं आई वो टीचर से पूछेगा और निरंतर क्लास में आएगा और अपनी पढ़ाई को कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है, ये टीचर के साथ मिलके, घर में जो पढ़ा लिखा लोग हैं उससे मिलके और तालमेल बिठा के उसको करना पड़ेगा। ये कठिन परिश्रम हमारे जो माता पिता दादा दादी कर रहे हैं उससे कम ही है, क्योंकि खेती में कठिन परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। तीसरी चीज, वो जैसे लक्ष्य, जैसे कठिन परिश्रम था उतनी की उतनी इंपॉर्टेंट है। तीसरी है अनुशासन, डिसिप्लिन। आप देखते हो कि आपकी स्कूल है वो 9-10 बजे लगती है, स्कूल आपकी 9-10 बजे लगती है, मम्मी सुबह आपकी जल्दी 5 बजे उठती है, 5 बजे उठती है, जब तक आप उठ नहीं जाते तब तक वो गाय का, खेत का, घर का जो भी काम है छोटा मोटा वो करके आपको नहलाती है, आपको तैयार करती है, आपका खाना तैयार करती है, उसके बाद में स्कूल भेजती है। ये डेली का रूटीन है मम्मी का। सुबह 5 बजे उठेगी, गाय दुहेगी, दूध को इकट्ठा करेगी, गर्म करेगी, आपको पिलाएगी, खाना तैयार करेगी, आपको स्कूल भेजेगी। ये डेली का काम है। ये काम क्या है, ये अनुशासन दिखाता है कि माँ का डेली का ये काम है और ये है अनुशासन का एग्जाम्पल। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, डेली जैसे मम्मी तैयार करती है, स्कूल आओगे, जो आपकी प्राथमिक कार्य है कि मेरा काम है पढ़ना, डेली पढ़ोगे, जो चीज़ें समझ नहीं आओगे टीचर से पूछोगे, जो भी कोई आपके डाउट है वो घर वालों के साथ बैठ कर चर्चा करोगे, अध्यापक के साथ करोगे, क्लास टीचर के साथ करोगे। और ऐसे ही जैसे मम्मी सुबह उठ के डेली का काम होता है अनुशासन के साथ, वही काम करना, वही आपका काम करना। और चौथी है सबसे ज़्यादा ईमानदारी, सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में बच्चा 10th पढ़ लेता है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ईमानदारी। आपको खुद के साथ में ईमानदारी रखनी पड़ेगी। आप ये सोच लेते हो कि मुझे तो घर वाले स्कूल भेज रहे हैं और मैं तो ज़बरदस्ती सिर्फ स्कूल इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे 10वीं करनी है, 12वीं करनी है, तो आप ईमानदारी नहीं रख रहे। ईमानदारी का काम है, जैसे मैं बताया आपकी मम्मी क्या काम करती है, आपके पापा क्या काम करते हैं, वो यदि 1 महीने के लिए काम करना बंद कर दे
तो घर का काम चल सकता है क्या? घर का रोजगार चल सकता है क्या? घर में राशन पानी आ सकता है क्या? घर में और जिम्मेदारियां वो पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जिस काम के लिए आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद रख रहे हैं, आपके साथ आपसे विश्वास रख रहे हैं, जिस चीज के लिए स्कूल भेज रहे हैं, उसमें आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। आप ईमानदारी के साथ तो उसको पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 10वीं पास करनी है, 12वीं पास करनी है, ये नहीं करें। सबसे बड़ा आपके सामने मैं आज खड़ा हूं, तो मैंने आपको पहला शब्द बोला था, शिक्षा के क्षेत्र में असंभव कुछ नहीं है। वो मैं किसी और का नहीं देख रहा, वो मैं मेरा देख के बता रहा हूं कि यदि एक किसान परिवार का बेटा जो 10वीं में औसतन 64.33% बना के, और देश की सबसे टफ एग्जाम होती है पीएमटी नीट, उसके अंदर ऑल इंडिया के अंदर यदि 131वीं रैंक 64% बढ़ा के पहले प्रयास में ला सकता है, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। और ये सिर्फ मैंने मेरे से शुरुआत नहीं की, उसके बाद में मैं सफल हुआ तो मैंने मेरे परिवार से शुरुआत की। नहीं करते करते 2012 में जब मैं पहला डॉक्टर बना परिवार से, तो मेरे दादा के और नाना के परिवार से टोटल हम आज 11 डॉक्टर। बड़ी खुशी होती है कि मैं कर सकता हूं, तो मेरे को लगता है बाकी तो सारे होशियार ही है। जब 64% वाला कर सकता है, ये तो आम परसेंटेज है। हाँ, 64% बने क्योंकि बहुत गलतियां की, पर गलतियां करने के बाद में ये सोचा कि अब जो गलतियां कर ली उसको वही भूलता हूं, अब आगे की साइड देखता हूं, आगे गलतियां नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत करूंगा। और जो उम्मीद मेरे से घर वाले लगा रहे हैं, जिस चीज के लिए घर वाले सुबह जल्दी उठ के दिन रात मेहनत करके बस का काम करते थे, बस के लिए मातापति, खेती का काम करते थे, खेती के लिए मातापति करके मेरे को पढ़ा रहे हैं, लाखों रुपए मेरे पे लगा रहे हैं, तो उनका सम्मान, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान मैं नहीं गिरने दूंगा। इसी सोच के साथ गया था, पढ़ाई की और पहले प्रयास में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे भाइयों को, चाहे मामा के हैं, चाहे बुआ के हैं, चाहे परिवार में, धीरे धीरे उनको भी बढ़ाता गया और ये कारवां चलता गया, एक लंबी श्रृंखला होगी। फिर सोचा कि क्यों ना घर वालों के अलावा दूसरे बच्चे भी थे, बहुत सारे बच्चे हैं जो नीडी बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, गांव में एक आम किसान परिवार से, उनके पास ना जागरूकता है, ना उनके पास इतना पैसा है, तो क्यों नहीं इन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। टैलेंट तो इनके पास में है, यदि मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ तो मेरे को लगता है कोई भी हो सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चू गांव के जितने भी सरकारी सेवाओं में चयनित जितने भी यूथ है उनको, और जो सामाजिक संगठनों में काम करते हैं एनजीओ के तौर पे, उन सबको मिला के एक फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा डेजर्ट 80 फाउंडेशन। डेजर्ट 80 फाउंडेशन का मतलब रेगिस्तान का वो फाउंडेशन जिसमें हर साल 80 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, और गरीब तबके को बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर है, जिनके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाना शुरुआत किया। 2023 की बात है जब मैंने ये शुरू किया, 80 बच्चों को नीट की तैयारी करवाएंगे। और आपको मानोगे नहीं, ऐसे बच्चे जिनके घर अभी भी झोंपड़ी के, जिनके घर अभी भी पानी नहीं है, अभी भी जिनकी माँ सर पे घड़ा रख के 1.5 किलोमीटर से पानी लाती है, अभी भी जिनके बच्चे 8 किलोमीटर पैदल 10वीं की कक्षा के लिए 8 किलोमीटर पैदल जाते हैं। जहां मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की सटीवी तहसील है वो है बच्चों, वहां से बच्चों को झोंपड़ी से पढ़ाना स्टार्ट किया। जिन बच्चों के किसी के सरकारी स्कूल में 64% बने, किसी के 76 बने, किसी के 62 बने, किसी के 58% बने, उन 80 बच्चों में से पहले प्रयास में नीट के इतिहास में, मेडिकल के इतिहास में जो सबसे हार्ड पेपर हुआ है अब तक का, 2025 तक का, वो 2025 हुआ, उस हार्ड पेपर में उस 80 बच्चों में से 11 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है एमबीबीएस के लिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो वेटरनरी डॉक्टर बने, पशु के दांतों के डॉक्टर बने, आयुर्वेद बने, नर्सिंग बने, एम्स में नर्सिंग है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। 80 में से 11 बच्चे पहले प्रयास में एमबीबीएस कोर्स के लिए एमबीबीएस डॉक्टर बने पहले प्रयास में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगता है कि यदि वो बच्चे कर सकते हैं जिनके घर अभी भी सुविधा नहीं है पानी की, लाइट की, जिनके अभी भी बस बॉर्डर पे सिर्फ अकेली बस जाती है और आने जाने के लिए चिकित्सा सुविधा नहीं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं, शिक्षा की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, रोड की सुविधा नहीं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं, वहां से यदि बच्चियां पढ़ के, और पता है ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज उनको पास में मिली, यही मिली, नहीं। बसलपुर गांव पाकिस्तान के समीप सटका हुआ गांव है, एकदम चिपका हुआ गांव है। उस गांव से ऐसी बच्ची जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है,
जिसके घर मैं कह रहा हूँ ना लाइट है ना पानी है, और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना की ये जो स्कीम है वहां तक जाती जाती फेल हो जाती, कागजों में ही रफा दफा हो जाती है। उस घर से कोई बच्ची पहले प्रयास में सेलेक्ट होके और कहाँ मेडिकल कॉलेज मिल सकती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पोर्ट ब्लेयर नाम की जगह है अंडमान निकोबार, जहाँ चारों साइड समुद्र से घिरा हुआ है, बीचों बीच मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है। एक रेगिस्तान में पाकिस्तान के पास से, दोनों की धरती से, जहाँ फोगड़े भी नहीं, वहां से बच्ची उठ के यदि अंडमान निकोबार यदि अपनी MBBS की डॉक्टर की डिग्री करने चली जाती है तो मेरे को लगता है उससे तो भौतिक संसाधन, उससे ज्यादा सुविधा तो अपने पास में है, पर हम उसका क्या है फायदा नहीं उठा पा रहे, हम शिक्षा का महत्व नहीं समझ पा रहे। मुझे गर्व है कि मैं उस जगह से आता हूँ जिस जगह से पिछले 5 साल में उस बच्चों की दशा सब कुछ शिक्षा ने बदल दी है। बच्चों का ऐसा कोई भी भारत का पद नहीं है जिस पद पे बच्चों के युवाओं ने जाके बैठे नहीं, उस पद पे पहुंचे नहीं। पिछले 5 साल में बच्चों को किसी ने चेंज किया है, वो कंप्लीटली शिक्षा ने किया है। बच्चों आज राजनीतिक रूप से सक्षम, शिक्षा के रूप में शिक्षा सक्षम, चिकित्सा में सक्षम, हर एक पंचायती राज में सक्षम, हर एक आप जहां भी देश के अच्छे से अच्छे पद पे जाओगे वहां पे बच्चों का कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बदला हुआ है शिक्षा से। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। ये बच्चे हैं, मैं मानता हूं कि यही उम्र है जिस उम्र में बच्चा पढ़ के अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकता है, और यही उम्र है जिसमें बच्चा बिगड़ भी सकता है, क्योंकि भटकने के सबसे ज्यादा रास्ते इसी उम्र में, और सफल होने के, पढ़ने के और आगे बढ़ने के भी उम्र यही है। तो बच्चों के साथ साथ में स्कूल तो ध्यान रखती है, पर स्कूल तो ध्यान रखेगी या तो 10वीं तक या 12वीं तक। 12वीं के बाद में बच्चा है किसी शहर में किसी अच्छी जगह पढ़ेगा, तो उसमें ध्यान रखना, जितना स्कूल 10वीं 12वीं तक ध्यान रखनी थी उसके बाद में आप ध्यान रखोगे। नहीं आप यही कहोगे मेरे बच्चे ने 95% बढ़ाए थे और वो सफल नहीं हो पाए। सफल क्यों नहीं हो पाए? और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि बच्चा 8 से 10 घंटा पढ़े, 12 घंटे पढ़े, जरूरत ही नहीं। एक औसतन बच्चे को दिन में 4-5 घंटे पढ़ ले वो खूब है। उसके अलावा कॉलेज या स्कूल लगती है वो 5-6 घंटे पढ़ ले खूब है। बात निर्भर बच्चे की सफलता की इस बात पे करती है कि वो जो सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटे पढ़ता है और कॉलेज या स्कूल में 4 से 5 घंटे क्लास लेता है, उसके अलावा वाले 12-13 घंटे में क्या करता है। यदि उस 12-13 घंटे का सही यूटिलाइजेशन हो, सही यूटिलाइजेशन का मतलब है यदि उस 12-13 घंटे में पढ़ाई 4-5 घंटे खूब है, स्कूल आपके 4-5 घंटे लगती है, कॉलेज 4-5 घंटे लगती है, वो खूब है। उसके अलावा बच्चा का सबसे इम्पोर्टेंट है वो 10 घंटे बच्चे कहाँ बिताता है, और वो 10 घंटे ही निर्भर करते हैं कि वो बच्चा आगे सेल्फ स्टडी में 4-5 घंटे पढ़ेगा रेगुलर या नहीं पढ़ेगा। अब उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बच्चे की संगति, कि बच्चा आपका किसके साथ रह रहा है, उस 10 घंटों के अलावा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। यदि उस 10 घंटे में यदि आपका बच्चा नशा सीखता है, यदि आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेल के जुआ खेलता है, यदि आपका बच्चा चोरी लड़ाई झगड़े में चला जाता है, यदि आपका बच्चा मोबाइल का गलत उपयोग करता है, तो आपका बच्चा आपको लग रहा था कि बहुत अच्छा पढ़ रहा था, बहुत परसेंटेज बढ़ा रहा था, और एकदम हाथ से कैसे फिसल गया, एकदम कैसे फिसल गया। ये 4-5 चीजें हैं जो बच्चे की धीरे धीरे भले कितने ही अच्छा बच्चा हो, इन 4 चीजों में पड़ गया तो बच्चा ये जो सेल्फ की स्टडी होती है, घर जाके पढ़ने वाली, रूम पे पढ़ने वाली 4-5 घंटे की जो पढ़ाई होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर अपन देखते हैं बच्चे ने 10th और 12th में तो 92, 90, 80, 85% बढ़ाए और हमारा बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। इससे सिर्फ आपके बच्चे का करियर खराब नहीं हुआ, उस स्कूल में जो भी उसके जूनियर है जो देखते हैं कि फलाने का बच्चा मेरा सीनियर था 95% बढ़ाया और वो सेलेक्ट नहीं हुआ, उसने बहुत प्रयास किया, वो तो बहुत होशियार था, वही सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं कैसे होऊंगा। बात यह है कि 95% वाला बच्चा जब तक 95% बढ़ा रहा था तब कितनी गहनता से, कितने ध्यान से, कितने बिना भटकाव के पढ़ाई कर रहा था। क्या वो आगे पढ़ाई की या नहीं की? यदि वो पढ़ाई करेगा तो 100% सेलेक्ट होगा, और भाई वो पढ़ाई नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है उससे नीचे वाले हैं जो मेरे जैसे 64% वाले, 70% वाले, वो उसकी जगह ले लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी बच्चे की संगति है,
वो सबसे बड़ी मायने रखती है कि 10th के बाद में 12th के बाद में आपके बच्चे की संगति सबसे बड़ी मायने रखती है कि आपके बच्चा क्या कर रहा है, कोई गलत। क्योंकि हमारी तो सब कुछ, हम आज मेहनत कर रहे हैं, आज हमारे दाढ़ी के बाद दौड़े आगे, सर के बाद दौड़े आगे, पोतिया पगड़ी सर पे लगी, हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए, कि बच्चे कुछ पढ़ेंगे, वो कुछ पढ़ेंगे, कुछ लिखेंगे, तो हमारी भी इज्जत होगी, गांव की इज्जत होगी, बच्चे की इज्जत होगी, बच्चे की आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। पर बात यह है कि हमने सिर्फ ये है कि इतनी सी फूंक में आगे कि 10वीं तक अच्छे परसेंटेज बढ़ाए, 12th तक अच्छे परसेंटेज बढ़ाए, और हमने शहर में डाल दिया, उसको संभाला नहीं। शहर में कितनी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग होते हैं वहाँ पे, और हर लोग की अलग अलग मानसिक होती है, हर लोग अलग तरीके से सोचते हैं। उसमें बिगड़ाड़ू बच्चा भी होगा, उसमें शरारती बच्चा भी होगा, उसमें चोरी करने वाला बच्चा भी होगा, उसमें गेम खेलने वाला बच्चा भी होगा, उसमें नशा करने वाला बच्चा भी होगा। आपका बच्चा किसके साथ में है, इस बात में निर्भर करता है। आपका बच्चा यदि सीरियस में, खेलना मना नहीं है, खेलो कूदो, चाय की थड़ी पे बैठ के अच्छे से दोस्तों के साथ में, अच्छे दोस्तों के साथ बैठ के गप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बात है कि वो 5 घंटे जो सेल्फ स्टडी मन से, ध्यान से, कोचिंग से या कॉलेज से जाने के बाद में करता है, वो रेगुलर होती रहे, उसमें बाधा नहीं बने। उसके बाद में भले चाहे वो कुछ भी करे, बस वो 5 घंटे प्रभाव नहीं पड़े। जब गलत संगति में जाएंगे तो 5 घंटे कभी 4 होंगे, कभी 3 होंगे, कभी 2 होंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो सारा का सारा सेल्फ स्टडी पढ़ना बंद होगा। आप क्या सोचते हो कि आपका बच्चा यहाँ से पढ़ने जाता है, महीने के यहाँ से जाने के बाद में पहले महीने तो आपसे 6,000 रुपये लेता है, और टेस्ट में नंबर आते हैं उस बच्चे के अच्छे, आपको लगता है आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, और 4 या 5 महीने बाद में पता चलता है उस बच्चे के नंबर तो कम आने लगे, और डिमांड तो 6,000 रुपये में पूरी होती, रहना खाना आपको 10,000 होने लगी। आपको क्या लगता है, पहले महीने जब आप छोड़ गए थे 6,000 से काम चल रहा था, और अभी बच्चे के नंबर भी कम आ रहे हैं और पैसों की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, 6 से 10,000 मांगने लगे, तब आपका माथा क्या काम करता है? आपको सोचना चाहिए कि आपके बच्चे के अभी रुपए ज्यादा क्यों मांग रहे हैं, नंबर कम क्यों आ रहे हैं। उसी टाइम आपका दिमाग खटकना चाहिए कि हाँ, बच्चा कहीं गलत रास्ते पे है, मैं जाके अभी संभाल लेता हूँ। एक बार बच्चा यदि इन चारों चीजों में पड़ गया, जुए की लत में, नशे की लत में, गलत संगति में, चोरी चकारी में, इन चीजों में पड़ गए ना, वापस ट्रैक में, पढ़ाई वाले ट्रैक में लाना तो बड़ा मुश्किल है। आप लाके खेती में लगा दोगे, दुकान करवा दोगे, मजदूरी करवा दोगे, कोई ई मित्र की दुकान खुलवा दोगे, ये तो आसान है। पर शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चा एक अच्छा काम कर रहा था, वो उसका रास्ता बंद हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों से बार बार यही विनती कर रहा हूँ कि आप जितना टीचर्स 10वीं या 12वीं तक बच्चे का स्कूल में ध्यान देते हैं, क्योंकि 10वीं और 12वीं तक स्कूल में रहता है, तो स्कूल के टीचर है वो एक बच्चे पर ध्यान देते हैं, नंबर कम नहीं आते, 2 थप्पड़ भी मार देते हैं, 2 चीज सुना भी देते हैं, 2 पनिशमेंट भी दे देते हैं। पर 10वीं और 12वीं के बाद बच्चा यहाँ से निकल के शहर जाएगा ना, तो ये टीचर ध्यान नहीं रख पाएंगे। वो ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आप रखोगे। आप सोचते हो कि शहर में जिस कॉलेज जिस कोचिंग में पढ़ता है वो स्कूल की तरह ध्यान रख लेगा, ये कभी नहीं हो सकता। वो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका बच्चा किस संगति में है, क्या कर रहा है, कॉलेज में पढ़ाई के बाद में क्या कर रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक ओर से तो आप कहते हो कि आपकी पूंजी आपका बच्चा ही है, यदि से आपकी आने वाली पीढ़ी है वो सब कुछ आपका बच्चा है। आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, आज भी आज खेती कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, और महीने में एक बार भी आप अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो ये झूठी बात है। आप अपने बच्चे के लिए, आप बच्चे के लिए कैसे कर रहे हो? बच्चे को आप खून पसीना बहा के पैसे कमा रहे हो और उस महंगी महंगी कोचिंगों में, कॉलेजों में दे रहे हो बच्चे की पढ़ाई के लिए, और हम जाके बच्चे की पढ़ाई नहीं संभाल रहे, तो आपकी पैसे कमाई हुई है, मेहनत किस काम की? तो आप जाके अपने बच्चे को संभालें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ एक बात कि शिक्षा के क्षेत्र में असंभव शब्द है ही नहीं, और शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा दौड़ेगा, उतना ही ज्यादा दौड़ेगा। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को, और बच्चों से भी कहता हूँ आप अपनी पढ़ाई के प्रति गोल फिक्स करें, एकदम ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ में मेहनत करें। यदि आपने गोल फिक्स कर लिया है, ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे तो आप देश का कोई भी पद यदि आपने सोच रखा है तो उससे आपको कोई दूर नहीं कर सकता। आप आसानी से उस पद को हासिल कर सकते हो। बहुत ही अच्छी मेहनत कर रही है आदर्श स्कूल की टीम। मैं पप्पू राम जी और समस्त साला स्टाफ इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस भोजाकोर गांव के अंदर ये जो शिक्षा की अलग सिखाई है, जो आपने कुछ साल पहले एक बीज बोया था, ये अभी बन के वटवृक्ष की भांति
बढ़ने लगा है आगे, और यहाँ से बच्चे बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और देश का नाम है वो विश्व पटल पे नाम रोशन करेंगे। आप लोगों ने बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया बच्चों से, और पौधे फाड़ने वाले बुजुर्ग जो अनुभव की खान है इनसे हथाई करने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एंकर महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।